हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2। एक नया चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है द इलेक्टोरल प्रोसेस। तो आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का पहला लेक्चर, यानी लेक्चर नंबर 1। तो आप लोग कंटिन्यूअसली डिमांड करते हैं कि सर बाकी जो सब्जेक्ट्स है वो ऑलमोस्ट हो गए हैं, तो पॉलिटिकल साइंस जो है उसकी भी शुरुआत कर दो। तो ऑलरेडी दोस्तों मैं बता दूं कि हमने शुरुआत कर दी थी, चैप्टर नंबर 1 इसका पहले ही कंप्लीट कर दिया है। तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लो यार, बहुत सारे लोग प्लेलिस्ट को चेक नहीं करते हैं। तो प्लीज जाइए, हर एक स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को मैं बोल रहा हूं यहां पे, तो प्लीज प्लेलिस्ट चेक करते रहना, क्योंकि हर स्टैंडर्ड के लिए हर सब्जेक्ट के वीडियोस अवेलेबल है प्लेलिस्ट के अंदर। तो प्लीज जाइए, चेक इट आउट। ठीक है दोस्तों, माफ करना, ठीक है। तो जरूर से चेक कर सकते हो। और साथ ही में हमारे यूट्यूब पे 2 और चैनल है, जिसका नाम है JR टॉक्स करियर गाइडेंस के लिए, और दूसरे का नाम है JR व्लॉग्स ब्लॉगिंग के लिए। तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो, प्यार करते हो हमसे, जरूर से जाके चैनल को देख लेना। पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, चलिए टॉपिक पे आते हैं आज के, जो कि है इलेक्टोरल प्रोसेस। तो सबसे पहली बात, यह चैप्टर का नाम आप देख पा रहे हो, इलेक्टोरल प्रोसेस। इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है? अब इलेक्टोरल प्रोसेस यानी कि हमारे कंट्री में सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एक संविधान लिखा गया था हमारे कंट्री में। सबसे पहले एक संविधान लिखा गया था जब हमें आजादी मिली थी 1947 में। उसके लगभग 3 साल के बाद कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था 1950 में। किसने लिखा था? सब जानते हैं यार, बाबा साहेब अंबेडकर। ठीक है ना, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने, भीमराव अंबेडकर ने ये संविधान जो है लिखा गया था। और ये संविधान हमें बताता है कि हमारा देश को कैसे चलाना है। उसमें क्या है, बहुत सारे आर्टिकल्स है जो अलग अलग चीज के बारे में लिखे हुए हैं। राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू वोट। ठीक है, और उसमें ही सबसे बड़ा एक चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ सबसे बड़ा जो चीज है वो है दोस्तों इलेक्शंस। ठीक है, व्हाट डू मीन बाय इलेक्शंस, ये सभी आप जानते होंगे। इलेक्शन का मीनिंग क्या होता है कि अगर ये एक देश है, ठीक है ना, इंडिया एक कंट्री है, तो उसको अगर चलाना है किसी को, तो एक पर्टिकुलर लोग, ग्रुप ऑफ पीपल की जरूरत पड़ेगी। जैसे पुराने जमाने में क्या होता था, एक राजा होता था। वो राजा क्या करता था, वो आदेश देता था, और वो आदेश पूरी की पूरी प्रजा जो होती थी, यानी जो भी आम इंसान होता था, वो सब फॉलो करते थे। बट वो एक ही आदमी डिसीजन लेता था, लेकिन वो राजा को कौन चूज करता था? राजा खुद ही। राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा, ऐसे ही होता था ना पुराने जमाने में। यानी कि लोग का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। तो ये चीज को बदला गया। जैसे हमें आजादी मिल गई, हमें सबसे पहले यार सल्तनत का राज था हमारे ऊपर, फिर वो मुगल्स का राज था। क्या क्या लोग आए थे, पता नहीं कौन कौन इन्वेडर्स आ गए थे हमारे बाकी देश से, राज किया हम पे। मुगल्स चले गए तो अंग्रेज आ गए, अंग्रेज ने 150 साल राज किया। तो यार हमारा जो है गुलामी में जिंदगी बीता है लगभग, हमारा नहीं मतलब हमारे पूर्वज का। तो 1947 में जब आजादी मिली, तो जितने भी ग्रेट एक्सपर्ट्स थे, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे वहां पे, उन्होंने डिसाइड किया। और बाकी जो डेवलप्ड कंट्री थी वो टाइम पे, जैसे इंग्लैंड वगैरह, ब्रिटेन वगैरह जो था, वो ऑलरेडी डेवलप था और उनमें यही रूल चलता था। तो उन्होंने क्या बनाया, संविधान बनाया। और संविधान में ये लिखा गया कि अगर आपको एक सरकार चलानी है, या फिर एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स को अगर चलाना है, तो उसको चूज करने का जो अधिकार रहेगा वो एक आम इंसान के पास रहेगा। यानी एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू चूज टू हुम वो उसको करना चाहते हैं, यानी कि टू हुम दे वांट टू सिलेक्ट एज ए राजा। ठीक है ना, अब राजा हमारे देश में तो है नहीं, तो राजा की जगह पे कौन है? अभी प्राइम मिनिस्टर है। यानी कि जो मेन पावर है वो किसके हाथ में? प्राइम मिनिस्टर है। दूसरा पावरफुल कौन है? प्रेसिडेंट है। ठीक है ना, तो इस प्रकार जो चीजें हैं वो हमारे देश में आई। हमारे देश में नहीं, जैसे हर कंट्रीज में ये चीज को लागू किया गया। तो हमारे देश की हम बात कर रहे हैं, तो इलेक्शंस जरूरी है। और आपको जानते होंगे ये चीज कि हर 5वें साल में, यानी हर 5 ईयर्स में हमारे देश में क्या होते हैं? इलेक्शंस होते हैं। हर 5 ईयर्स पे हमारे देश में इलेक्शंस करवाए जाते हैं। और हर 5 साल में इलेक्शन इसलिए करवाए जाते हैं ताकि कोई ना कोई एक पार्टी जो है वो बहुमत साबित हो जाए। कोई ना कोई एक इलेक्शन जो पार्टी होती है, जो वोटिंग रूलिंग पार्टी जो होती है, या फिर जो भी पार्टी होगी, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमारे कंट्री में कौन कौन सी पार्टी है जो मेन है उसकी बात करूं, सबसे मेन तो हमारे अभी फिलहाल में तो बीजेपी है। फिर कांग्रेस बहुत पहले से ही था। शिवसेना हमारी बहुत ही अच्छी महाराष्ट्र की पार्टी है, ऑल इंडिया लेवल पे अभी तक गए नहीं है। ठीक है, तो यार बहुत सारे ऐसे, इसके अलावा भी देयर आर सो मेनी अदर पार्टी, आम आदमी पार्टी, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे पार्टीज है, लेकिन कुछ स्ट्रॉन्ग पार्टीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना, अब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि पार्टी है। अब क्या होगा, जैसे मैंने बोला कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि हर 5 साल में एक जनरल इलेक्शंस करवाए जाएंगे। तो वो इलेक्शंस जो करवाए जाएंगे उसमें ये जो पार्टीज जो होंगे वो अपना हिस्सा लेंगे। जैसे कि एक बीजेपी का कैंडिडेट रहेगा, कांग्रेस का कैंडिडेट रहेगा, शिवसेना का कैंडिडेट रहेगा, अदर पार्टीज का कैंडिडेट रहेंगे। तो उसको कौन वोट करेगा? हम जैसे आम लोग। क्राइटेरिया ये है कि संविधान में लिखा गया है राइट टू वोट, एंड राइट टू वोट ये है कि हर आम इंसान वोट कर सकता है। बस उसका एक कंडीशन है कि वो 18
प्लस होना चाहिए, यानी कि अगर वो एक एडल्ट है, अगर वो एक 18 साल का व्यक्ति है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, तभी वो वोट कर सकता है। तो अगर वो वोट कर रहा है तो एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को चूज करेगा। तो अगर बहुमत मिलना, यानी कि 100% में से अगर 51% भी अगर वोट किसी एक पार्टी को मिलता है, यानी कि उसके कैंडिडेट्स को मिनिस्ट्री मिलेगी, यानी कि उस पार्टी का गवर्नमेंट जो है फॉर्म हो सकता है। जैसे कि बीजेपी इस बार है, 2014 से 19 तक था, 19 से लेकर अभी 23-24 तक रहेगा। तो इस हिसाब से जो है वो चूज किया जाता है। और यही चीज क्या है, ये कहीं ना कहीं इसी चीज को तो हम लोग इलेक्टोरल प्रोसेस बोलते हैं, लेकिन ये इलेक्टोरल प्रोसेस इतना आसान नहीं है, ये बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस है। इसको धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, आगे आगे लेक्चर आएगा तो और अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो अलग अलग ऐसे ही पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो हिस्सा लेती हैं, वोटिंग होते हैं। वोटिंग करवाने के बाद जो रिजल्ट आता है उसमें जो सबसे ज्यादा वोट जिस पार्टी को मिला होता है, उस पार्टी वो पार्टी क्या करती है, अपना सरकार बनाती है। इन सरकार में भी बहुत सारे कैबिनेट होते हैं, मिनिस्ट्रीज होती है, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो कोई यहाँ पे प्रेसिडेंट को बनाते हैं उसमें, ठीक है ना। और अलग अलग मिनिस्ट्री दी जाती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करें, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की बात करें, रेलवे के मिनिस्टर्स की बात करें, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की बात करें। देयर आर सो मेनी, अभी जब तो मैंने 3-4 ही बोला है, लेकिन ऐसे बहुत सारे मिनिस्ट्रीज हमारे इंडिया में होते हैं। और मैं सिर्फ ये इंडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी कंट्रीज में तो अपने अपने तरीके से लोग करते हैं, मतलब अलग अलग लेवल पे होते होंगे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम सिर्फ अभी इंडिया के बारे में फोकस करें और इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि जब इलेक्शन होता है, हर 5 साल में एक बार इलेक्शन जो होता है, ये पूरे ऑल ओवर कंट्री के लेवल पे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि ये जो इलेक्शन होंगे इसको फेयर करवाया जाए। फेयर में यानी कि यार कोई भी चीटिंग नहीं होनी चाहिए। नहीं तो यार क्या होगा, पहले के जमाने में क्या होता था, जब इलेक्शंस होते थे पहले के जमाने में, मतलब गांव वगैरह शायद आज भी होता है कि लोग वोट की चोरियां करते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो चिट्ठी होता था, पहले लोग चिट्ठी में कुछ तो लिखे जाते थे, मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन चिट्ठी का होता था समथिंग, तो वो बहुत चीटिंग होता था। तो अब यहां पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गया है, ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई है, तो उसके हिसाब से कम चीटिंग होता है। मेरे हिसाब से तो यही होता है, लेकिन लोग अलग अलग बातें कहते हैं। आप अगर पॉलिटिकल मैटर्स में पढ़ोगे और या आप देखोगे न्यूज़ वगैरह, तो लोग अलग अलग बातें करेंगे। कोई बोलेगा कि नहीं ईवीएम मशीन अच्छा नहीं है, कोई बोलेगा ईवीएम मशीन अच्छा है, कोई बोलता है ईवीएम मशीन को हैक कर सकते हैं, कोई बोलता है इम्पॉसिबल है। तो ये अलग अलग बातें हैं, हम उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मुद्दा यह है कि हम इलेक्टोरल प्रोसेस को समझें। तो ये जो इलेक्शन होंगे या फिर इलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो एक फेयर मीडियम से हो, यानी कि बहुत ही अच्छे से हो, कोई भी चीटिंग वगैरह ना हो। तो इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने या फिर हमारे इंडिया के संविधान में ये चीज लिखा गया है कि इसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि सीबीआई होता है, क्राइम ब्रांच ऑफ इंडिया, सीआईडी वगैरह होते हैं, नारकोटिक्स ब्यूरो होता है, ठीक है ना, फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट होता है, जो पैसे की गैम्बलिंग या फिर पैसे का कुछ घपला हुआ होगा तो उसके ऊपर। तो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट है, वी नो दैट, ठीक है ना, सीबीआई वगैरह। तो वैसे ही एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इसका सिर्फ एक ही काम है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में या फिर स्टेट लेवल पे भी जब भी होता है तो इलेक्शन सही से करवाना, एकदम अच्छे से फेयर करवाना, विदाउट चीटिंग करवाना, ये इनकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है और यही इनका काम है, इसी के लिए इनको पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक डिपार्टमेंट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से इलेक्शंस को करवाते हैं, ठीक है। और ये जो इलेक्शंस कमीशन जो होते हैं, जैसा मैंने बोला कि ये मोस्टली हर 5 साल में जब होंगे तो वो पूरे के पूरे कंट्री लेवल पे होंगे, ठीक है ना। और कभी कभी क्या होता है कि आप जानते हो कि स्टेट में भी इलेक्शंस होते हैं, तो स्टेट लेवल पे भी इलेक्शंस जब करवाने होते हैं तो यही डिपार्टमेंट जो है वो जिम्मेदारी संभालता है। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। एंड पूरा का पूरा प्रोसेस जो होता है इसके अंदर अगर आप बात करें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या होता है, कि वो खुद कैलकुलेट कुछ करते हैं और एक डेट निकालते हैं और वो डेट को अनाउंस करते हैं एक टाइम पे कि हम इस तारीख से इलेक्शन प्रोसेस जो है शुरू करेंगे। अब इलेक्शन प्रोसेस बहुत लंबा प्रोसेस है, जैसे कि उसमें सेंटर्स को अलॉटमेंट की जाती है कि आम जनता वहां पे जाएगी और वोट करेगी। तो सेंटर्स का अलॉटमेंट होता है, कौन से जगह से कौन सा कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, उसको टिकट मिला है कि नहीं, वो सब अलग अलग चीजें हैं, वो हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि यार आप लोग अभी 10th स्टैंडर्ड में हो, जब आप आर्ट्स से पढ़ोगे, यानी कि जब आप ये पॉलिटिकल साइंस वगैरह लेके पढ़ोगे आगे जाके, ठीक है ना, जब 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड और आगे जाके शायद ग्रेजुएशन वगैरह पॉलिटिकल साइंस पोल साइंस में, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप पढ़ सकते हो, आगे अपना करियर बना सकते हो इसमें। और खासकर आईएएस वगैरह का प्रिपरेशन करना, आईपीएस वगैरह का करना है तो डेफिनेटली ये टॉपिक तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होता है और लोग इसको पढ़ के आगे निकालते हैं, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। तो डेट अनाउंसमेंट करना, पूरा का पूरा प्रोसेस को मैनेज करना, ये सभी चीज जो जिम्मेदारी है वो किसकी होती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है। अब इलेक्शन कमीशन जो होते हैं दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल टास्क होता है, तो उसको भी प्रॉपर तरीके से किया जाए, इसकी भी देखरेख करने के लिए यहां पे क्या किया जाता है, कहीं ना कहीं लोगों को अपॉइंट किया जाता है। तो इसी के लिए जो सबसे मेन व्यक्ति होता है इसमें, वो होता है दोस्तों इलेक्शन कमिश्नर। जैसे कि आप जानते हो कि
पुलिस में एक कमिश्नर होता है जो सब पुलिस वाले को देख रेख करता है, यानी कि उसके अंडर में सब चीज होता है। वैसे ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसका जो मेन व्यक्ति होगा वो कौन होगा? इलेक्शन कमिश्नर होगा। इलेक्शन कमिश्नर क्या होता है? एक व्यक्ति होता है जो ये इलेक्शन कमीशंस को हेड करता है और वो अपने अंडर में कुछ लोगों को रखता है और उससे ही सब जो चीजें हैं वो करवाता है, सो दैट स्मूथली जो है वो इलेक्शन प्रोसेस जो है, इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क हो और अच्छे से ये समझ में आ जाए वो लोग को। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। और अगर बात करें हमारे इलेक्शन प्रोसेस की, ठीक है ना, इलेक्शन प्रोसेस की अगर और हम बात करें तो ये बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस है। ये बहुत आसान नहीं है कि आज शुरू किया कल खत्म हो गया, इसको बहुत टाइम लग जाता है। कहीं कहीं अगर आप बात करें कि पूरा प्लानिंग करते करते लगभग 1 महीना लग जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि अभी जो रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे 2019 में, जो वापस से बीजेपी जब जीती, तो कितना समय लग गया, कितने सारे चीजें करने पड़ते हैं, प्रॉपरली मैनेज करना पड़ता है, कोई चीटिंग वगैरह ना हो। तो ये बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस है, ठीक है ना। इलेक्शन प्रोसेस जो है, इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें, तो इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें तो हमारा जो संविधान है उसमें जो आर्टिकल नंबर है, आपको पता है, जैसे मैंने बताया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1950 में जो लिखा गया था, इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स है। तो अगर हम बात करें कि आर्टिकल नंबर 324 जो है, उसमें इस चीज को लिखा गया है कि किस प्रकार इलेक्शन कमीशंस जो है वो काम करेंगे और किस प्रकार जो है वो इलेक्शन को प्रॉपर तरीके से किया जाएगा, ठीक है ना। और इसमें जो चीफ होता है, जैसे मैंने बोला कि जो मेन व्यक्ति है वो कौन है? इलेक्शन कमिश्नर है। ये कौन होता है? सबसे ज्यादा चीफ व्यक्ति होता है। और इसके अलावा 2 और व्यक्ति होते हैं जो कि इनको सहयोग करते हैं, यानी कि हेल्प करते हैं, जैसे असिस्टेंट होते हैं ना। जैसे कि आपको पता है कमिश्नर मेन हो गया, वैसे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है, एसीपी जिसको बोलते हैं। वैसे इलेक्शन कमिश्नर जो है वो चीफ है और उसी के आसपास क्या रहेंगे? 2 और व्यक्ति रहेंगे, एज ए कमिश्नर लेवल पे ही रहेंगे। वो लोग क्या करेंगे? एक दूसरे को क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे, ताकि ये जो चीजें हैं वो एकदम स्मूथली जो है वो रन कर पाए। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब सवाल ये उठता है कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर है उसको चूज कौन करेगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इलेक्शन कमिश्नर जो भी होगा इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, उसको चूज करता है प्रेसिडेंट। यानी कि कोई भी आके मुंह उठा के नहीं बन सकता, उसको कौन चूज करेगा? प्रेसिडेंट चूज करेगा। जो भी क्राइटेरिया रहेगा उसके हिसाब से जो हमारे देश के प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास बहुत सारे पावर्स होते हैं। देखो मेन तो कौन है? प्राइम मिनिस्टर हमारे जो है वो है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पावर है जो प्रेसिडेंट के बिना नहीं हो सकता। यानी कि जो इलेक्शन कमिश्नर को चूज करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसका है दोस्तों? वो है प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। जो भी हमारे देश के प्रेसिडेंट है उनके हाथ में नहीं होता है। एंड इसमें भी बहुत सारी चीजें जो है वो आपको देखने मिल जाएगी, ठीक है ना। और साथ ही में ये जो इलेक्शन कमिश्नर हो गया उसके अंडर में 2 लोग हैं, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि यार जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसमें जो लोग हैं वो काम करने के लिए, तो क्या इसके लिए अलग से अपॉइंटमेंट होता है क्या? बिल्कुल नहीं। यानी कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ना, इसमें जो लोग काम करते हैं ना, वो कोई नॉर्मल काम करने वाले लोग नहीं होते हैं। जब भी इलेक्शंस का मौका आता है तो जो नॉर्मल गवर्नमेंट के जो टीचर्स होते हैं, आपको पता होगा कि बहुत सारे स्कूल के टीचर्स हो गए, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हो गए, ठीक है ना, और भी गवर्नमेंट के ऐसे बहुत सारे जो लोग होते हैं उनको ही लिया जाता है, उनको ही हेल्प के लिए लिया जाता है और उनसे ही बहुत सारे काम किया जाता है। उनको बदले में पेमेंट मिलता है, उनका जो भी रहेगा, लेकिन उनसे उन्हीं से काम करवा जाता है ताकि जो चीजें हैं वो ईमानदारी से हो सके एंड प्रॉपर तरीके से हो सके। यानी कि अलग से कि कोई मेंबर को अपॉइंट किया जा रहा है या फिर इलेक्शन कमीशन के अंदर कुछ लोग काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं और उसके अंडर में जो चीजें होती हैं, जो इलेक्शन को करवाते हैं सक्सेसफुली, बूथ लगवाते हैं या फिर जो वोटिंग के लिए बैठे होते हैं वहां पे, वो सब कौन होते हैं? नॉर्मल टीचर्स होते हैं या फिर गवर्नमेंट के कोई इंप्लॉइज होते हैं, ऐसे एजेंट्स वगैरह होते हैं। यही सब जो होते हैं पूरा का पूरा जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसको संभालते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही आसानी से इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब ये जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो मैंने बोला इलेक्शन कमिश्नर है, इसके बहुत सारे क्या होते हैं दोस्तों? फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना। तो वो फंक्शंस क्या होते हैं इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आज नहीं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में। तो फटाफट से दोस्तों लेक्चर नंबर 2 में लेकर आ जाऊंगा जल्दी से जल्दी, एंड आगे के जो भी टॉपिक्स है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे, फंक्शंस वगैरह क्या है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बस आज का वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो चैप्टर की हमने शुरुआत की इलेक्टोरल प्रोसेस, ये आपको समझ में आ रहा होगा। और खासकर आज का जो वीडियो है जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने बताई है, कुछ नई नई चीजें बताई हैं, ये उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो आज के लिए वीडियो इतना ही है। वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।